Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session, that is Top 200 Questions Series of CDP. तो फ्रेंड्स, हम 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसके ऑलमोस्ट 5 पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी 6th पार्ट रहेगा। तो इस 6th पार्ट में हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं ये देखते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन तो हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यानी कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन ये रहा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स, यानी भाषा की, पुनर्वलन की, या भौतिक विश्व के साथ अनुभव, या फिर अनुकरण। तो फ्रेंड्स, जब भी हम जिन पियाजे की बात करते हैं तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो वर्गीकृत किया है, यानी 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। तो इनके अनुसार यानी कि विकास को प्रभावित करने में कोई भी रोल नहीं होता, यानी भाषा का कोई रोल नहीं होता, पुनर्वलन का कोई रोल नहीं होता, और अनुकरण का भी कोई रोल नहीं होता। तो इनके अनुसार यानी कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा खुद ज्ञान, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इनका मानना यह है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पियाजे के अनुसार यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई गई हैं, जिनमें से पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो दूसरी अवस्था है, उसके अनुसार यानी कि संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी जो एक एबिलिटी है जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आ जाती है। तो फिर फ्रेंड्स, यानी आमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, या लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, या फिर दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो फ्रेंड्स, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक काल की यदि हम बात करते हैं तो इस अवस्था में लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता आ जाती है कि बच्चा ये समझने लगता है, एक लक्ष्य उसके सामने उद्दिष्ट होता है, यानी कि उसका लक्ष्य निर्धारण करने की योग्यता नहीं होती, वो लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाता, लेकिन लक्ष्य उद्दिष्ट उसके सामने उसका लक्ष्य दिखाई देने लगता है कि मुझे इस लक्ष्य की तरफ कार्य करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रिपीट हो गए, इसे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ग्रीन कलर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यानी कि आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, जब भी हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं, इन्होंने सामाजिक विकास की अवधारणा को बताया है। तो इनके अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या पुनर्वलन से, या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार यानी कि सीखने को जो पृथक नहीं किया जा सकता, जो अधिगम है उसको पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से। समाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति के अधिगम में या लर्निंग में। ओके फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? पावलोव, स्किनर, पियाजे, या कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम पियाजे का एक और क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि बच्चे खुद से चीज़ों का निर्माण करते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का ये समर्थन करते हैं। तो बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा जो दी है वो जेन पियाजे ने दी है। तो इस यानी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? यानी श्यामपट्ट पर लिखना। यदि कोई बच्चा श्यामपट्ट पर लिख लेता है तो वो यानी शिक्षण में कुशलता उसे वो शिक्षण में कुशल है, या फिर प्रश्नों को हल करना, या फिर प्रश्न पूछना, या फिर
डी ऑप्शन की तरफ चलें तो उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है कि कौन शिक्षण कुशलता, शिक्षण मतलब शिक्षण में कुशल किसको माना जाएगा, श्याम पट पर लिखना। तो फ्रेंड्स श्याम पट पर लिखना हो, चाहे वो प्रश्नों को हल करना हो, चाहे प्रश्न पूछना हो, यानी कि उपयुक्त सभी जितने भी हैं ये सभी शिक्षण कौशल को डिनोट करते हैं, शिक्षण कौशल को प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है, मतलब सीखने की जो पहली अवस्था कौशल सीखने की, कोई भी स्किल किसी बच्चे में डेवलप होती है तो वो कौन सी है, यानी कि यथार्थता या कल्पनाशीलता या फिर समन्वय या फिर बात करें अनुकरण। तो फिर फ्रेंड्स कौशल यह सीखने की सबसे पहली जो अवस्था है वो अनुकरण है। बच्चा जब छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहनों के अनुकरण, मतलब जैसा वो करते हैं इसी तरह से बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो जो कौशल सीखने की जो प्रथम अवस्था है वो अनुकरण की अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, यानी कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगभग चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दशा में जा रहे हैं, लेकिन हम इस स्थिति में बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कहता है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी बच्चा अपनी उत्सुकता को तृप्त करने के लिए, मतलब कोई भी उसके मन में प्रश्न आ रहा है या जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए वो लगातार प्रश्न पूछेगा, तो उसमें यानी कि वो प्रोत्साहन मिलेगा और उसमें जो लर्निंग प्रोसेस है अधिगम है वो अच्छी तरह से सीख पाएगा और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो बच्चे को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी बच्चे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए कि आप लगातार हर बात पर क्वेश्चन पूछते हो, और ये कहना चाहिए कि बच्चे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। श्यामपट्ट जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है तो वो कौन सा टीचिंग एड्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम बात करें यानी श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट होता है वो दृश्य साधन होता है, यानी कि बात करते हैं ऑडियो एड्स, ठीक है, या वीडियो एड्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स। तो हम बात करते हैं यानी कि वो विजुअल एड्स है जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि सुन नहीं सकते सिर्फ देख सकते हैं। तो श्यामपट्ट जो होता है हमारा दृश्य साधन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। यानी कि दोबारा से समझिए क्वेश्चन को, खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में यानी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो फ्रेंड्स यानी कि अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में जो अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेशन देता है वो है यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यदि क्लास के अंदर विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तो क्लास एक्टिव है, यानी टीचर भी एक्टिव है और बच्चे एक्टिव हैं, और वो कुल मिला के बच्चे अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं। यदि हम बात कर लेते हैं कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, मैटर नहीं करती कि बच्चों में कितने बच्चे उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं। यदि बच्चे 4 भी हैं और उनमें से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर के साथ एक इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, तो बच्चे अच्छी तरह से सीख रहे हैं या टीचर सिखाने में उनको कामयाब हो रहा है। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी एक शिक्षक को उसकी क्लास में इंटरेस्ट रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल हाँ श्यामपट्ट का प्रयोग तो करना ही चाहिए। चर्चा करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, कहानी भी कहनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में जहाँ पर क्वेश्चन लगभग सही बैठते हैं, उस स्थिति में हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि कुल मिला के बच्चों से
टॉपिक, जिस भी प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा, बच्चे के जो क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा है वो जागृत रहेगी और बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो कुल मिला के ये बात तो बिल्कुल सही होती है कि श्यामपट्ट पर का प्रयोग तो करना चाहिए, चर्चा भी करते रहना चाहिए, कहानी भी कहना चाहिए, लेकिन साथ में टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो सीटेट 2016 में आया हुआ है, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब यहाँ पे है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से हैं। तो फ्रेंड्स यानी वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, या फिर उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता या पात्र होता है। इसके ऑप्शन या फिर सी की तरफ चलते हैं। इसके ऑप्शन ये रहा सी वाला, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे देखो लैंग्वेज को किस तरह से घुमाया, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। यहाँ पे अधिगमकर्ता कौन होता है, एक बच्चा मतलब एक चाइल्ड जो सीख रहा होता है। तो यहाँ पे जो बात होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, तो वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी विधियाँ, उन विधियों की बात तो यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होती हैं, जहाँ पर बच्चे का अपने पहल और अपने प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए बिल्कुल करेक्ट होता है, बाकी ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसके तरफ नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आज के लिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, यानी कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। यदि कोई क्लास में एक टीचर जा रहा है तो उसका क्या रोल हो सकता है, यानी समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, या किसी भी तरह के शिक्षक की यदि हम बात करते हैं, एक टीचर कक्षा में जा रहा बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसको सिर्फ समय सारणी पर ही आधारित नहीं रहना चाहिए और उनका उसी का अनुपालन करते हुए पाठ्यक्रम से सिर्फ बंधे रहना नहीं चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। यदि हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, या फिर बात करें अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नहीं कि जितना भी ज्ञान किसी टीचर के अंदर है वो चाहते हुए भी उसे उड़ेल नहीं सकता या किसी बच्चे में भर नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। डी की तरफ चलते हैं, सीधे तरीके से ज्ञान पहुँचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। सीधे तरीके और उल्टा तरीका, इस तरह से कोई भी जो शिक्षण विधि है वो काम नहीं करती कि सीधे तरीके से शिक्षार्थियों को उत्तरों को हल करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी सीखने की विश्वसनीयता, ठीक है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षण और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा। यदि शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी स्टूडेंट खुद से स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगे, उनके साथ एक डेमोक्रेटिक माहौल रहेगा, तो बच्चे खुद से सीख पाएंगे, खुद विश्वसनीय स्थितियाँ जुटा पाएंगे और खुद का एक चिंतन रहेगा, तो बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आज के लिए 13वां क्वेश्चन ये रहा, आज के लिए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन यानी बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। इससे पहले हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा, एक क्लास जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसकी प्रमुख क्या विशेषता हो सकती है। तो फ्रेंड्स यानी कक्षा की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है, या फिर शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, या फिर शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या कहता है, यानी कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है, यानी कि शिक्षक के द्वारा शिक्षक का जो ज्ञान है उसे बच्चों के लिए प्रस्तुत करना है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि बी लगभग सही बैठ रहा है। और सी की तरफ चलते हैं, यानी कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग। तो बल प्रयोग की तो कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में बात होती नहीं, चाहे
किसी भी तरह के एजुकेशन सिस्टम में, चाहे प्राइमरी लेवल है, अपर प्राइमरी लेवल, हम बल का प्रयोग तो बच्चों के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बल का प्रयोग करने से कोई किसी भी तरह का अधिगम नहीं हो सकता। डी की तरफ चलते हैं, यानी शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समृद्ध तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। सिर्फ डिसिप्लिन पर ही आधारित हमारी शिक्षा नहीं है फ्रेंड्स। तो हम यदि बी ऑप्शन पर जाते हैं, यानी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बना जाता है। तो एक शिक्षक का रोल इतना होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि वो एक मार्गदर्शक यानी फैसिलिटेटर का काम करे और बच्चे खुद की समझ का निर्माण करें, खुद के संज्ञान, खुद की सूझ के साथ वो चीज़ों को सीखें, समझें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इस साथ हम चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के लिए। 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी कि एक ऐसा टीचर जो क्लास में जाकर अपना इम्पैक्ट छोड़े या उसकी टीचिंग वे ऑफ टीचिंग है वो बेहतर हो, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्ट हो पाएँ यानी इफ़ेक्ट हो पाएँ। तो इसके लिए यानी क्या महत्वपूर्ण है, ये सीटेट 2015 में आया हो क्वेश्चन है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो फ्रेंड्स यानी पुस्तक एक कोई भी एक बुक है उससे उत्तरों को लिखाने पर जोर देना, बिल्कुल ऑप्शन खट जाता है। इस तरह से बल तो हम दे ही नहीं सकते, ठीक है, या फिर पुस्तक आधारित एजुकेशन हम करा नहीं सकते। या बी की तरफ चलते हैं, यानी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ठीक है। इसके तरफ सी की तरफ चलते हैं, यानी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में तो रहें, ये भी डी ऑप्शन लगभग ठीक बैठता है, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, यानी समूह गतिविधि के बताया। एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसे समूह यानी कि सभी बच्चों के गतिविधि पर ध्यान न देकर, ठीक है, व्यक्तिगतता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर प्रत्येक बच्चे के अधिगम कराया जाए। प्रत्येक बच्चे की क्योंकि एबिलिटी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, उसकी रुचि, इंटरेस्ट और जो गति, अवरोध, ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपनी तरीके से सीखता है। तो हमें चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों के जो अधिगम है प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन कहता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। तो कौन सा स्तर शिक्षण का है, यानी परावर्तक, अंतःक्रियात्मक या फिर प्रक्षेपण या फिर संकलित। तो फ्रेंड्स यानी परावर्तक, अंतःक्रियात्मक या फिर प्रक्षेपण। तो फ्रेंड्स जो शिक्षण का स्तर है वो परावर्तक, अंतःक्रियात्मक या प्रक्षेपण या फिर संकलित। जो शिक्षण का एक कौन सा स्तर शिक्षण का, तो शिक्षण के स्तर की हम बात करते हैं तो वो संकलित है, यानी कि अंतःक्रियात्मक ना होकर ये ऑप्शन बी बिल्कुल हट जाता है, ए भी हट जाता है, सी भी हट जाता है। सही ऑप्शन जो रहेगा वो है संकलित। जो संकलित स्तर है वो शिक्षण का है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यानी कि आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई भी टीचर कक्षा में जा रहा है तो यानी संपूर्ण कक्षा का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है, यानी उच्च स्वर में बोलकर या फिर सैमपट पर लिखकर या फिर चित्र बनाकर या फिर उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो फ्रेंड्स उच्च स्वर में बोलकर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है, सैमपट पर लिखकर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि एक टीचर चित्र बनाकर यानी कि चित्र के द्वारा ध्यान केंद्रित करे बच्चों का, और उस चित्र के माध्यम से जो भी टॉपिक, जो भी पाठ्यक्रम वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको पढ़ाए और उस चित्र के साथ जोड़ते हुए अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, यानी 17वां क्वेश्चन, इस सेशन का 17वां क्वेश्चन, यानी कि शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जो शिक्षण यानी कि एजुकेशन को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, ये जो क्वेश्चन यानी हरियाणा टेट 2011 में आया हुआ है, यानी अधिगम का सरलीकरण या फिर शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा
छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना या पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स यदि हम डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, तो एक टीचर के ज्ञान का बच्चों में स्थानांतरण करना ये बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी कि शिक्षण का पार्ट नहीं है। इस तरह से कोई भी शिक्षण व्यवस्था नहीं चलती। ये हम बात करें पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, हाँ पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने से भी बच्चों में एक जिज्ञासा, एक सीखने की जो रुचि है वो पैदा नहीं होती। पाठ्यक्रम को पढ़ाते तो हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम है वो मानता है कि बच्चों को खुद को ज्ञान का निर्माण करने दे, बच्चे को खुद को एक्टिविटी में शामिल कराएं। बी की तरफ चलें, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भी हट जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का सरलीकरण, तो अधिगम यानी कि जो लर्निंग है उसको इस तरह से सीधा और सिंपल और व्यवहारिक बना दिया जाए कि बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकें और खुद से सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है, अधिगम का सरलीकरण। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 17 के बाद, इससे पहले 16, 17, क्वेश्चन नंबर 18 आज इस सेशन के लिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन कहता है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। जो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, या फिर बच्चों के गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, या फिर बच्चों को, ठीक है। तो दोबारा से ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, यानी सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, या फिर बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षण मतलब बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें एक टीचर, एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी बच्चे को, जो टीचर है, जो अध्यापक है, एक सुलभकर्ता, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। बच्चे खुद से सीखते हैं, सिर्फ उनको एक मार्गदर्शन दे सकता है और उनके जो यानी टेम्परेरी हेल्प दे सकता है, जिसकी हम बात करते हैं यानी कि ZPD, ठीक है। तो फ्रेंड्स NCF 2005 भी ये मानता है कि एक टीचर सुलभ करता है, एक फैसिलिटेटर है, सिर्फ वो मार्गदर्शक का काम करता है, बाकी तो बच्चे खुद से सीखते हैं। बच्चों में एक इनेट पावर होती है जो बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आज के लिए? ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, यानी 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? यानी डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ये उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यानी डाल्टन शिक्षण की जब भी हम बात करते हैं, डाल्टन विधि की बात करते हैं, तो फ्रोबेल, तो फ्रेंड्स फ्रोबेल ने डाल्टन विधि का निर्माण किया। इन्होंने किंडरगार्टन विधि का निर्माण किया है। यदि हम बात करें WH किलपैट्रिक, तो किलपैट्रिक ने भी नहीं किया। यदि हम बात करें मिस हेलन पार्कहर्स्ट, तो डाल्टन विधि की बात करते हैं तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि का निर्माण किया है। डाल्टन विधि के जो निर्माण करता है या फादर ऑफ डाल्टन विधि मानते हैं तो हम पार्कहर्स्ट को मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी आज के लिए 20वां और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो फ्रेंड्स 20वां यानी कि 20वें क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, तो ये जो सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है यानी टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है, जिसके हम लगभग कुछ पार्ट्स यानी कि 5th यानी कि 5 पार्ट हम कर चुके हैं। ये जो है 6th पार्ट है, ठीक है, ये 6th पार्ट है और इसका लास्ट यानी 20 क्वेश्चन हम 20वां क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है स्पेशली CTET के लिए है और इक्वली चाहे हम बात करें UP टेट, CTET, ठीक है, BS टेट या फिर हम बात करें MP टेट, ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है इस सेशन को। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या CTET की या UP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अधिगम मंच से जुड़िए और इस सीरीज़ को देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और हाँ, यदि सीरीज़ आपको हेल्पफुल हो पाती है या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो आप इसे लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के जरिए अपना फीडबैक दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए यानी लास्ट यानी 20वां क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा किए गए त्रुटियों के संबंध में
आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि, यदि हम एक टीचर बनकर क्लास में जाते हैं और बच्चे त्रुटि करते हैं, यानी कि सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे बार बार त्रुटि करते हैं, तो आपकी दृष्टि से यानी सर्वोत्तम कथन कौन सा है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियाँ नहीं करनी चाहिए। आप मानेंगे कि विद्यार्थियों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, या फिर हम बात करें बी ऑप्शन की तरफ, यानी कि त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, या विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं, या फिर कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियाँ कर सकता है। तो फ्रेंड्स यानी कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं यानी विद्यार्थियों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट है, यदि सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो त्रुटि करेगा ही करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि विद्यार्थी को त्रुटि नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, तो वो जब भी कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करेगा तो गलतियाँ करेगा। उस गलतियों का सुधार एक टीचर का दायित्व ये बनता है कि उन गलतियों का सुधार कराते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उनकी त्रुटियों का समाधान किया जाए। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हट जाता है। यदि हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, ये ऑप्शन बी यानी त्रुटियाँ अधिगम का भाग हैं। तो फ्रेंड्स त्रुटियाँ अधिगम का भाग हैं, बिल्कुल। यदि बच्चा लर्निंग कर रहा है तो वो एरर करेगा ही करेगा, यानी गलतियाँ करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बच्चा गलतियाँ करता है वो सीखने में अक्षम है, यानी कि सीख नहीं सकता। तो फ्रेंड्स यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो गलतियाँ होती हैं वो अधिगम का एक पार्ट है। इस बात को स्वीकार करना है किसी भी टीचर को कि बच्चा यदि गलती कर रहा है तो वो यानी कि सीखने के एक प्रोसेस में है, उसकी गलती को यदि सुधार किया जा सकता है और किया जाए तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। यदि सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं। कभी कभी बच्चे की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तब भी गलतियाँ होती है। यदि एक बार उसे वो चीज़ समझा दी जाती है तो बच्चा आगे कभी भी गलती नहीं करता। अब डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियाँ कर सकता है। हाँ बिल्कुल, विद्यार्थी कभी कभी त्रुटि कर सकता है, चाहे वो यानी मंदबुद्धि बालक हो, चाहे कि हम क्लास में यदि बात करते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी गलती कर सकता है। एक मध्यम यानी मिडिल जो स्टूडेंट्स, जो भी कोई शिक्षार्थी हमने छाटा वो भी गलतियाँ कर सकता है, या फिर हम कहते हैं लास्ट बेंचर, जो पीछे बैठने वाले थोड़े कमज़ोर टाइप के बच्चे होते हैं वो भी गलती कर सकते हैं। तो गलती सभी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कहना सही है कि यानी कि त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं और एक भाग हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के लिए 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। टॉप 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के जो हम 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके जो ये सीरीज़ है इसमें 20 क्वेश्चन हमने किए। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है CTET के लिए स्पेशली तैयार की गई है। यदि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पा रही हो, तो फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक करें और कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज SV सिंह साइनिंग ऑफ।